जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास आज 7 रहेगी। और इस 7 क्लास के अंतर्गत आज के जो चैप्टर रहेंगे वो मनोविज्ञान के अंतर्गत जीन पियाजे, बांडूरा, टोलमैन, ब्रूनर और वह अधिगम स्थानांतरण, इनके सिद्धांत और अधिगम स्थानांतरण रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण आज फिर इस क्लास के अंतर्गत वीडियो रहने वाला है, तो इसीलिए इस क्लास को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है। और आप यहाँ से भी आरपीएससी में 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप पक्का करें। जब पूरी आप क्लास देखेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से आप कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि क्लास को आपको स्किप नहीं करना है और क्लास को पूरा देखना है। और जब क्लास पूरा देखेंगे तो आप अच्छी प्रकार से इन सिद्धांतों के बारे में आप समझ पाएंगे और अधिगम स्थानांतरण को भी आप समझ पाएंगे। चलते हैं, पहला जो आता है वो है जीन पियाजे का योगदान। यानी पहला जो योगदान हमारे सामने आता है वो जीन पियाजे का योगदान आता है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये जीन पियाजे की है। और इन्होंने जो जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने बालक की 4 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया था। यानी 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया था। और वो 4 अवस्थाएं यहाँ आपको दिखाई दे रही है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। यानी पहली स्टेज 2 साल तक, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो 2 से 5 साल तक, और उसके बाद फिर 7 साल तक, और उसके बाद 11 साल तक। इस प्रकार ये 4 स्टेज इन्होंने बच्चे की यहाँ बताई थी। तो अपने देखते हैं भी इन्होंने क्या यहाँ पे बताया गया था। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक प्रक्रिया और इसके विकास का सिद्धांत। यानी जीन पियाजे का क्या था, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक प्रक्रिया और इसके विकास का सिद्धांत। 20वीं शताब्दी में जीन पियाजे, यानी शताब्दी कौन सी थी, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में जीन पियाजे काल था 1896 से 1980। यानी काल क्या था, 1896 से 1980। तो ये इसका काल था। तो अपने यूं कहें कि 20वीं शताब्दी थी। तो 20वीं शताब्दी ने सिर्फ मानव विकास, विशेष तथा किशोरावस्था में उन विभिन्न पहलुओं की ओर अपने अनेक लेखों या पुस्तकों के माध्यम से ध्यान दिलाया, जिसकी ओर अब तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था। यानी इन्होंने एक ऐसे ऐसे मैटर के प्रति ध्यान दिलाया जिनका अभी तक मनोवैज्ञानिकों ने उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया था। तो उससे संबंधित जीन पियाजे यहाँ पे ध्यान दिलाते हैं। यानी यहाँ पे मनोविज्ञान के तंत्र एक ऐसे सिद्धांत लेकर के आते हैं। इन्होंने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। कहाँ की, जेनेवा में, ध्यान रखना, जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। ये जीवशास्त्री थे किंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। ये वैसे तो थे जीवशास्त्री किंतु उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया। इन्होंने स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया कि स्वयं के बच्चों पर निरीक्षण करके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया था। यानी सबसे पहले उन्होंने 1920 में बाल विकास क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सन 1923 में अपनी सर्वप्रथम पुस्तक द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। कब लिखी, 1923 में। यानी इनकी पहली पुस्तक थी 1923 में, ये सन यहाँ पे दिया गया 1923। तो 1923 में इन्होंने क्या किया, पहली पुस्तक अपनी लिखते हैं। पुस्तक का नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद सन 1976 तक के 53 वर्ष तक, यानी इसके बाद 1976 तक कुल 53 वर्ष तक के काल तक उन्होंने 32 पुस्तकें लिखी। यानी कितनी पुस्तकें लिखी, 32 पुस्तकें लिखी। यहाँ अपने को ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1976 तक 53 साल के हुए, तो उन्हें 53 साल में 32 पुस्तकें ये लिख चुके थे। इसमें कई मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के क्रमिक विकास का वर्णन किया। यानी इन पुस्तकों के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रत्ययों के कई क्रमिक विकास का इन्होंने वर्णन किया।
इस कारण इनको मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। यानी इस कारण इनको मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। तो ये जीन प्याजे का काल था जिन्होंने उन्हें अपने इस काल के अंतर्गत कार्य किया। उसके बाद आता है जीन प्याजे। जीन प्याजे की अवस्था की अवधारणा, यानी जीन प्याजे ने कुछ अवस्थाएं दी थी, उनकी अपने अवधारणा यहाँ पे पढ़ते हैं। वो जीन प्याजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी थी उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। मैंने पहले भी जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने वो बच्चों के एक डायग्राम्स के साथ मैंने बताया था कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, और सिद्धांत कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की उम्र के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई। अवस्थाएं कौन सी है? पहली अवस्था आती है संवेदीगामक या संवेदनात्मक अवस्था। कौन सी है? संवेदीगामक या संवेदनात्मक अवस्था, और जन्म से है 2 वर्ष तक। संवेदीगामक या संवेदनात्मक अवस्था जन्म से है 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। कौन सी है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। यानी पहली है संवेदीगामक संवेदात्मक अवस्था 2 वर्ष तक, दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और चौथी है वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था। यानी चौथी आती है औपचारिक क्रियावस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। तो ये 4 अवस्थाएं इन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत दी थी। दोबारा देख लो, यहाँ से प्रश्न आरपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसलिए इस पे अपने को ध्यान देना है। पहली अवस्था है संवेदीगामक या संवेदनात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक, ये पहली अवस्था आती है। दूसरी है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। जीन प्याजे की प्रत्येक चारों अवस्थाओं के साथ में समूहीकृत किया जाता है। यानी जीन प्याजे की प्रत्येक चारों अवस्थाओं को साथ में समूहीकृत किया जाता है। अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारक बालक की इन चारों अवस्थाओं से गुजरने की गति को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? नंबर 1 अनुवांशिक, नंबर 2 पर्यावरणीय कारक बालक की इन चारों अवस्थाओं से गुजरने की गति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इन 4 अवस्थाओं के बारे में ध्यान रखना है और उनके बारे में ध्यान रखना है। यहाँ देखिए आप, जीन प्याजे के स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी जीन प्याजे की स्टेप ऑफ कोग्निटिव जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो क्या है, यहाँ अपने को देखना है। यहाँ पे डायग्राम्स के माध्यम से समझाई गई है। ये है सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ से लेकर के 2 साल तक। ये कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, ये आती है पहली, 0 जन्म से 2 वर्ष तक की यह स्टेज आती है। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, और एज है 2 से 7 वर्ष तक। यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कितनी आती है? 2 से 7 वर्ष ये आती है। तीसरी है कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष। ये तीसरी है कॉन्सरेट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 12 वर्ष तक आती है तीसरी। ये है तीसरी स्टेज। और इस प्रकार चौथी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन, यानी एज 12 एंड अबोव है, तो ये फॉर्मेशन ऑपरेशन आती है, चौथी स्टेज ये आती है। तो ये जीन प्याजे ने यही 4 स्टेज इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के तहत इन्होंने बताई थी। ये चारों स्टेज जीन प्याजे की है। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी स्टेज है, और ये चौथी स्टेज है। ये जन्म से 2 साल तक है, ये 2 से 7 वर्ष तक है, ये 7 से 11 साल तक है, और ये 11 से प्रौढ़ावस्था तक है। तो इस प्रकार ये अपनी चारों स्टेज है वो जीन प्याजे ने यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास के तहत इन्होंने बताई थी। इसके बाद आगे आता है संवेदीगामक गतिवाही, यानी संवेदीगामक गतिवाही संवेदनात्मक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष तक। जो पहली संवेदीगामक गतिवाही या संवेदनात्मक अवस्था जो जीन प्याजे ने बताई, जन्म से 2 साल तक, उसी अवस्था पे अपने चर्चा करते हैं, क्योंकि अब अपने एक एक करके अवस्थाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो पहली अवस्था यही आती है। जीन प्याजे
ने अपने पुत्र लॉरेंट, अब जीन पियाजे का पुत्र कौन था? लॉरेंट था, ध्यान रखना। और दो पुत्रियां, इनकी दो पुत्रियां थी, ल्यूसिन और जैकलिन। यानी इनका एक पुत्र था लॉरेंट और उसकी दो पुत्रियां थी, ल्यूसिन और जैकलिन। ये ध्यान रखना, कई बार नाम पूछ लेते हैं कि जीन पियाजे के पुत्र का नाम क्या नाम था? लॉरेंट था। जीन पियाजे की पुत्रियों का क्या नाम था? तो ल्यूसिन जैकलिन था। पर प्रयोग कर अध्ययन किया, यानी अपने पुत्र और पुत्रियों पर प्रयोग किया, इन्होंने अध्ययन किया सीमित न्यादर्श, यानी कम बच्चों पर। सीमित न्यादर्श यानी कम बच्चों को, चुनाव इन्होंने कम बच्चों का किया, की आलोचना हुई, क्योंकि यह प्रयोग उसने केवल अपने बच्चों पर ही किया था। इस अवस्था में बालक सरल परिवर्तन इस अवस्था में बालक सरल परिवर्तन क्रियाएं से प्रारंभ कर उच्च संगठित गतिविधियों को करता है। ये जीन प्याजे का अपने बच्चों, अपना लड़के और लड़कियों पे प्रयोग था, और इसका कुछ खंडन भी हुआ था, क्योंकि ये सीमित न्यायाधीश था, यानी केवल अपने बच्चों पे ये प्रयोग किए गए थे, तो इस प्रकार इसमें कुछ सवाल निशान भी उठे। इस अवस्था में बालक निम्न बातें सीखता है, यानी इस अवस्था में बालक सीखता क्या है, ये चीज अपने को ध्यान में देनी है। वह अपने आप को अपने आसपास की वस्तुओं से अलग करके देखता है, यानी वह क्या करता है? अपने आप को और अपने आसपास की वस्तुओं से अलग करके देखता है। प्रकाश व ध्वनि से उद्दीपन प्राप्त करता है। प्रकाश व ध्वनि से क्या करता है? उद्दीपन प्राप्त करता है। इसके बाद रुचिकर अनुभवों को जारी रखता है। इसके बाद क्या करता है? रुचिकर अनुभवों को जारी रखता है। और तीसरा है वस्तुओं को परिचित यानी क्रियाशील, वस्तुओं को परिचित यानी क्रियाशील कर उनके बारे में सोच कायम करता है। यानी वस्तुओं को परिचित यानी क्रियाशील कर उनके बारे में सोच कायम करता है। ये यानी इसके अंतर्गत ये बच्चा क्या करता है? ऐसे सीखता है। तो ये जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, वो इन्होंने अपना दिया था, और इसमें उन्होंने क्या है, 4 स्टेज इन्होंने बताई थी। ये है जीन प्याजे महोदय, ये इन्होंने ये अपने पुत्रों पे प्रयोग किया था। तो अपने एक पुत्र और दो पुत्रियों पे इन्होंने प्रयोग किया था। ये जो विकास का आप कर्व देख रहे हैं, ये जीन प्याजे ने अपने प्रकार का है, यहाँ से लेकर के, यानी प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज, चतुर्थ स्टेज, उसके बाद चतुर्थ स्टेज से आगे। तो इस प्रकार ये इसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। दूसरा इसका जो आता है, वो आता है संवेदी गामक गतिवाही अधिगम युक्तियां। अरे संवेदी गामक गतिवाही अधिगम युक्तियां क्या है, उसके बारे में अपने देखते हैं। शिशु इस अवस्था में अल्प ज्ञान के कारण कार्य क्षेत्र व कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाते। उदाहरण, बालक के सामने कार्य अर्थात उसे कोई भी कार्य बताया जाएगा तो उसे वह कर तो देगा, लेकिन उसके कारण का पता नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी अल्प अवस्था होती है। शिशु वर्तीय क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं? शिशु वर्तीय क्रियाएं करते हैं, अर्थात किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं। शिशु क्या करते हैं? वर्तीय क्रिया, ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिशु वर्तीय क्रियाएं करते हैं, अर्थात किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं। उदाहरण, 2 माह का शिशु जब झुनझुने के साथ स्पर्श हो जाने पर आवाज सुनता है। 2 माह का शिशु जब झुनझुने से हाथ स्पर्श हो जाने पर आवाज सुनता है तो संवेदी होकर इसे दोहराता है, तथा कालांतर में झुनझुना बजाने में माहिर हो जाता है। तो इस प्रकार संवेदी होकर उस चीज को दोहराएगा और बाद में कालांतर में झुनझुना बजाने में क्या हो जाएगा? माहिर हो जाएगा। 12 से 18 माह में शिशु की वर्तीय क्रियाएं प्रयोगात्मक व सृजनात्मक हो जाती है। यानी 12 से 18 माह में शिशु की जो वर्तीय क्रियाएं होती है, 12 माह से 18 माह शिशु की वर्तीय क्रिया होती है, प्रयोगात्मक यानी क्या हो जाती है? सृजनात्मक हो जाती है। उदाहरणार्थ, जिन वर्तीय क्रियाओं को करता हुआ शिशु जिस दौर से गुजरता है, तो वे कार्य उसके सृजनात्मक कार्य होते हैं। जैसे कोई शिशु बार बार किसी बर्तन को जिससे उठाकर फेंकता है जिससे शायद उसे यह अनुमान होता है कि जिस बर्तन को वह फेंक रहा है वह नीचे ही क्यों गिर रहे हैं, बर्तन गिरने से ध्वनि क्यों उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार यानी बच्चा है वो अपना कार्य करता है। जन्म के समय शिशु पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है, ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है।
जन्म के समय शिशु पूर्णतः आत्म केंद्रित होता है। सरल व रुचिकर आदतें विकसित होती हैं, उदाहरणार्थ अंगूठा चूसना 2 से 4 माह आदि। तो सरल व रुचिकर आदतें विकसित होती हैं, अंगूठा चूसना 2 से 4 माह तक आदि। वे घटना या पूर्वानुमान लगाने की सीमित योग्यता प्रदर्शित करते हैं, जैसे भूख लगने पर रोना, माँ के पास आने पर चुप हो जाना इत्यादि। जैसे भूख लगने पर रोना और माँ के पास आने पर चुप हो जाना इत्यादि। दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण 4 से 8 माह करना, दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण 4 से 8 माह करना, दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण 4 से 8 माह करना। इसके लिए वस्तु के प्रयोग पर नवीन खोज करने लगता है तथा उसे देखकर समझने लगता है। इसके बाद अगली जो अवस्था आती है वो आती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। यानी दूसरी अवस्था क्या थी? पूर्व क्रियात्मक अवस्था थी। और काल क्या था? 2 से 7 वर्ष। यानी पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष का अंत और पूर्व क्रियात्मक अवस्था से मिलता है। इस अवस्था में बालक पहले से अधिक जटिल समस्याओं का सामना करता है और नई सूचनाओं व अनुभवों के साथ अनुकूलन करता है, और इस अवस्था में प्रारंभ में भाषा विकास में आश्चर्यजनक प्रगति परिवर्तन होता है। यानी यहाँ जीन प्याजे क्या कहते हैं कि संवेगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष का अंत पूर्व क्रियात्मक अवस्था से मिलता है। इस अवस्था में बालक पहले से अधिक जटिल समस्याओं का सामना करता है, नई सूचनाओं व अनुभवों के साथ अनुकूलन करता है। इस अवस्था में प्रारंभ में भाषा विकास में आश्चर्यजनक प्रगति व परिवर्तन होता है। उसके बाद पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या है, या विशेषताएं अपने देखने हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या है। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था की विशेषताओं के बारे में अपने यहाँ जानेंगे। बनावटी खेल खेलता है, अभिनय करता है, फोन से बात करना आदि, जैसे टेलीविजन देखकर डांस करना। बच्चा सोते ही कोई कलम पेन हाथ में आने पर चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। इनके चित्रांकन और उनकी सांकेतिक अभिव्यक्ति का उदाहरण तथा बच्चों की मूल प्रवृत्ति है। अहम भाव अर्थात आत्म केंद्रित होता है। बच्चों में क्या होता है? अहम भाव होता है, आत्म केंद्रित होता है। अविनाशिता की अयोग्यता अर्थात वस्तु की निश्चित विशेषताएं वही रहती हैं जब उसके बाहरी आविर्भाव में परिवर्तन हो। उदाहरणार्थ बालक के सामने पानी के 2 बराबर आकार के 2 गिलास रखते हैं तथा एक बराबर आधे पानी से भरते हैं तथा बालक को दिखाते हैं। अब एक गिलास चौड़ा लेते हैं तथा वही पानी उसमें डालकर दूसरे गिलास के साथ तुलना करवाते हैं। तो बालक से यह पूछने पर कि क्या गिलासों में बराबर मात्रा में पानी है, तो बालक का जवाब होता है नहीं है। तो यानी ये प्रयोग से यही इन्होंने सिद्ध किया था कि बनावटी खेल खेलता है, अभिनय, फोन से बात करना आदि, जैसे टेलीविजन देखकर डांस करना। बच्चा सोते ही कोई कलम पेन हाथ में आने पर चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं। इनके चित्रांकन उनकी सांकेतिक अभिव्यक्ति का उदाहरण था बच्चे की मूल प्रवृत्ति है। अहम भाव अर्थात आत्म केंद्रित होता है। अविनाशिता की अयोग्यता अर्थात वस्तु की निश्चित विशेषताएं वही रहती हैं जब उसके बाहरी आविर्भाव में परिवर्तन हो। उदाहरणार्थ बालक के सामने पानी के 2 बराबर आकार के 2 गिलास रखते हैं तथा बराबर आधे पानी से भरते हैं तथा बालक को दिखाते हैं। अब एक गिलास चौड़ा लेते हैं तथा वही पानी उसमें डालकर दूसरे गिलास के साथ तुलना करवाते हैं। तो बालक से यह पूछने पर कि क्या गिलासों में बराबर मात्रा में पानी है, तो बालक का जवाब होता है नहीं है। तीसरा आता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। यानी तीसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष आती। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। बालक के विचार प्रौढ़ों से अधिक निकट होने लगते हैं, क्यों, कैसे इत्यादि। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। यह अवस्था संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है। बालक के विचार प्रौढ़ों के अधिक निकट होने लगते हैं,
क्यों, कैसे इत्यादि। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने में समर्थ हो जाता है। ये 7 से 11 साल के अंतर्गत ऐसा बच्चा करता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या है? अमूर्त क्रियात्मक अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? बालक में अविनाशिता की योग्यता आ जाती है। प्रत्यावर्तन 5 + 10 = 15। संश्लेषण पर जब 15 - 5 10। विश्लेषण पीछे की ओर लौटना। पदानुक्रम या वर्गीकरण अर्थात विश्लेषण और संश्लेषण। कर्म निर्धारण आरोही अवरोही। कर्म निर्धारण क्या है? कर्म निर्धारण आरोही व अवरोही क्रम में श्रृंखला को व्यवस्थित करना। तुलनात्मक ज्ञान दो वस्तुओं व प्राणियों में तुलना करने योग्य। अर्थात प्रस्तुत अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के साथ तार्किक क्रियाएं करने योग्य हो जाता है और यह कारण प्रभाव कार्य संबंधों को जानने का प्रयास करता है। उसके बाद है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था। इसके बाद क्या आती है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था। अब औपचारिक क्रियात्मक अवस्था क्या है, ये अपने यहाँ पे देखते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास, दूसरे शब्दों में उसे विचार के लिए मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दर्शन शास्त्र एक अमूर्त चिंतन है। इस अवस्था में पूर्व अनुभव द्वारा बालक पदार्थ तथा गुणों की पहचान करता है, जैसे रासायनिक खाद तथा चीनी के मध्य अंतर करना। इस अवस्था में बालक निगमन तर्क यानी नियम से उदाहरण देने के योग्य हो जाता है। सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त या नियम से उदाहरण की ओर जीन पियाजे ने 4 समूहों पहचान, निषेध, पारस्परिकता और सहसंबंधात्मक परिवर्तन द्वारा संज्ञान के विकास की श्रृंखला बताई है। उनको उसने INRC समूह कहा है। पियाजे का विश्लेषण शिक्षा के व्यवहार द्वारा अधिगम के सिद्धांत को बहु प्रभावित करता है। उसने तथा उसके साथियों ने प्रयोगशाला में अधिगम के अनेक आयाम प्रस्तुत किए। रटंत अधिगम, गत्यात्मक कौशल, अनुकूल तथा विलोपीकरण, स्मरण तथा विस्मरण पर पियाजे के सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। पियाजे ने अधिगम के सिद्धांत साहचर्य का विरोध किया और संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया। तो ये इसके अंतर्गत होता है। पियाजे थ्योरी यहाँ आती है। यहाँ 4 स्टेज दी हुई है। ये पहली 0 से 2 साल तक है, ये 2 से 7 साल तक है, और ये 7 से 11 साल तीसरी स्टेज, और ये 11 से प्रौढ़ावस्था तक है। तो ये 4 स्टेज पियाजे ने बताई थी और चारों स्टेज यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। स्टेज फर्स्ट, ये है स्टेज फर्स्ट, दूसरी है स्टेज सेकंड, और तीसरी है स्टेज थर्ड, और चौथी स्टेज फोर्थ। तो ये चारों स्टेज यहाँ पे दर्शाई गई है। जिस प्रकार जीन पियाजे ने यहाँ पे उन्होंने अपनी 4 स्टेज यहाँ पे दी है। विशेष अधिगम समस्याएं, स्पेशल लर्निंग प्रॉब्लम। अब स्पेस अधिगम समस्याएं क्या आती हैं, यहाँ अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। पियाजे ने अधिगम की विशेष समस्याओं पर विचार किया और इस मॉडल द्वारा उनको हल करने की राह बताई। यानी पियाजे ने अधिगम की विशेष समस्याओं पर विचार किया और इस मॉडल द्वारा उनको हल करने की राह बताई। क्षमता, विकास, क्षमता यानी कैपेसिटी। विकास से क्षमता उत्पन्न होती है। विकास से क्या होता है? क्षमता उत्पन्न होती है। विकास से क्षमता उत्पन्न होती है। अतः अनुपयुक्त वातावरण को दूर करना चाहिए। दूसरा है अभ्यास। सक्रिय खोज ही अभ्यास का आधार है। क्या है? सक्रिय खोज ही अभ्यास का आधार है। निरंतर कार्य करते रहने से अधिगम निष्क्रिय नहीं होता। यानी निरंतर कार्य करते रहने से अधिगम क्या नहीं होता? निष्क्रिय नहीं होता है। विभिन्न अवस्थाओं में अभ्यास की भूमिका विभिन्न होती है। यानी विभिन्न अवस्थाओं में
अभ्यास की भूमिका क्या होती है, विभिन्न होती है। अगला है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का उद्देश्य आंतरिक संघर्ष को कम करना या समाप्त करना है। संतुलन सिद्धांत से विभिन्न ज्ञानात्मक पक्षों का व्यवस्थित विकास होता है। यहाँ क्या होता है, संतुलन सिद्धांत से विभिन्न ज्ञानात्मक पक्षों का व्यवस्थित विकास होता है। अगला है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, सक्रिय बुद्धि अवबोध का आधार है। सक्रिय बुद्धि क्या है, अवबोध का आधार है। संरचना तथा तर्क द्वारा अवबोध होता है। क्या होता है, संरचना तथा तर्क द्वारा अवबोध होता है। अंतरण, ट्रांसफर, आत्मीकरण तथा व्यवस्थापन द्वारा संबंध स्थापित होते हैं। क्या होता है, आत्मीकरण तथा व्यवस्थापन द्वारा संबंध स्थापित होते हैं। स्मरण तथा विस्मरण, पियाजे के सिद्धांत के परीक्षण के लिए इन हेल्डर ने एक अभ्यास लिखा और सिद्ध किया कि स्मृति उत्पादक एवं पुनरुत्पादक होती है। स्मृति क्या होती है, उत्पादक होती है और पुनरुत्पादक होती है। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि पियाजे ने मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवीन धारणा का विकास किया और पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत को तर्क तथा मनोविज्ञान के मध्य सेतु कहा है एवं अधिगम में खोज को महत्व दिया है। और अधिगम में किसको महत्व दिया है, खोज को महत्व दिया है। इसके बाद इसका आता है शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो शैक्षिक निहितार्थ अपने देखते हैं। जीन पियाजे ने बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया। क्या किया, जीन पियाजे ने बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया। दूसरा है, जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षकों को बालकों की समस्या का निदान करना चाहिए, बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। ये जीन पियाजे कहते हैं, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ये बात कहते हैं कि शिक्षक को बालकों की समस्या का निदान करना चाहिए और बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण व स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने क्या किया, जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, संतुलनीकरण व स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग कर शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। इसके बाद ये तो था जीन पियाजे का सिद्धांत जो हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्या था, ये था जीन पियाजे का सिद्धांत था जो संज्ञानात्मक इन्होंने सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। और इन संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 4 अवस्थाओं का चर्चा की थी। पहली स्टेज की जो एज थी वो जन्म से 2 साल थी, दूसरी की 2 से 7 वर्ष थी, तीसरी की 7 से 11 वर्ष तक थी और चौथे की 11 से प्रौढ़ावस्था तक थी। तो ये 4 स्टेज इन्होंने यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत थी। इसके बाद जो आता है वो आता है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहले था जीन पियाजे का, अब आता है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, इसी पे अपने चर्चा करते हैं। ये है ब्रूनर महोदय, यानी ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपने चलते हैं। ब्रूनर का योगदान, अब ब्रूनर का क्या योगदान था उसी पे अपने चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक 1960 में लिखी। यानी यहाँ अपने को ध्यान देना है कि संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जेरोम एस ब्रूनर ने शिक्षा की प्रक्रिया, क्या हुआ, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है वो जेरोम एस ब्रूनर है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1960 में और पुस्तक का द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, पुस्तक का नाम क्या है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रक्रिया।
ये एक पुस्तक इन्होंने इस नाम से पुस्तक लिखी। पुस्तक कब लिखी गई? 1960 में लिखी गई, जहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है 1960 में। यह पुस्तक व्यावसायिक शिक्षा की समस्याओं, शिक्षा व्यवसाय में अनेक पक्षों पर हुई कॉन्फ्रेंसों में प्रस्तुत विचारों के परिणाम स्वरूप लिखी गई है। इस पुस्तक के लिए ब्रूनर ने गणित पढ़ाने के लिए कुछ प्रमेयों का निर्माण किया। आगे क्या कहते हैं ब्रूनर? ब्रूनर शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं, यानी ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, इस पे अपने चर्चा करते हैं। ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है, अतः बालक को उस संरचना से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। यानी यहाँ ब्रूनर क्या कहते हैं कि ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है, बालक को संरचना से अवगत कराने का प्रयास करना चाहिए। संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। आगे ब्रूनर क्या कहते हैं? ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास का विस्तार से अध्ययन किया। किसका किया? ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन विस्तार से किया, तथा बालक के चिंतन को 3 स्तर प्रदान किए। बालक के चिंतन को कितने स्तर प्रदान किए? 3 स्तर प्रदान किए। अब वो 3 स्तर कौन कौन से? नंबर 1 इनएक्टिव। पहला है इनएक्टिव। जब बालक किसी भी प्रतिमा को पहली बार देखता है तो इसे इनएक्टिव कहते हैं। पहला इनके स्टेज की पहला क्या है इनका? 3 स्तर दिए। पहला स्तर है इनएक्टिव, यानी जब बालक किसी भी प्रतिमा को पहली बार देखता है तो इसे क्या कहते हैं? इनएक्टिव कहते हैं। यानी बालक किसी भी प्रतिमा को पहली बार देखा तो ये क्या होगा? उसका इनएक्टिव है। दूसरा है अनुप्रतीकात्मक। जब बालक अनुसरण करते हुए उस प्रतिमा का निर्माण करने का प्रयास करता है तो इसे अनुप्रतीकात्मक कहते हैं। यानी बालक जब अनुसरण करते हुए उस प्रतिमा के निर्माण का प्रयास करता है, यानी उस जो प्रतिमा को देखता है उसका वो निर्माण का प्रयास करे तो इसे अनुप्रतीकात्मक कहते हैं। तीसरा है प्रतीकात्मक। जब बालक स्वतंत्र रूप से स्वयं प्रतिमा का निर्माण कर लेता है तो इसे प्रतीकात्मक कहते हैं। क्या है? बालक जब स्वतंत्र रूप से स्वयं प्रतिमा का निर्माण कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक कहते हैं। ये तीनों स्तर कार्य स्तर तथा परिस्थिति के अनुसार चलते रहते हैं। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार है। यानी आगे ब्रूनर ने शिक्षण सिद्धांत की विशेषता बताते हैं। ये ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत है। जेरोम ब्रूनर का जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था एवं मृत्यु 5 जून 2016 को हुई थी। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत का उल्लेखनीय योगदान दिया। जेरोम एस ब्रूनर का परिचय। जेरोम एस ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत और ब्रूनर के सिद्धांत के प्रति मानव को सिद्धांत की उपयोगिता और ब्रूनर के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व आदि पे अपने चर्चा करते हैं। यहाँ पे ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ब्रूनर थ्योरी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। पहला है इनएक्टिव, यानी विपरसेंशन थ्रो एक्शन। विपरसेंशन थ्रो एक्शन ये क्या है? इनएक्टिव स्टेज है, पहली इनएक्टिव स्टेज। दूसरी है आइकोनिक। पहली है इनएक्टिव, दूसरी है आइकोनिक्स। आइकोनिक्स क्या है? विजुअल एंड एट हर स्मरिंग, ये क्या आइकोनिक है। और तीसरी आती है वो है सिंबॉलिक। तीसरी है सिंबॉलिक, यानी लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल सिंबल्स आते हैं, तो ये तीसरी सिंबॉलिक आती है। तो इस प्रकार ये 3 स्तर की स्टडी होती है। उसके बाद आता है अधिगम की पूर्वानुमानिकता, अधिगम की पूर्वानुकूलता। उसके बाद आती है अधिगम की पूर्वानुकूलता। तो अधिगम की पूर्वानुकूलता शिक्षण सिद्धांत का संबंध उस झुकाव से है जिसको वह स्कूल में प्रवेश करते समय रखता है। पूर्ववर्ती अनुभवों तथा संदर्भों से वह अधिगम की क्रिया का आधार प्रदान करता है। ज्ञान की संरचना। शिक्षण सिद्धांत की दूसरी विशेषता यह है कि यह अधिगम के लिए ज्ञान की संरचना को वांछित रूप प्रदान करता है। तीसरा है क्रम, सीक्वेंस।
शिक्षण सामग्री को वांछित स्वरूप प्रदान करता है। चौथा है पुनर्बलन। शिक्षण सिद्धांत पुरस्कारों की प्रकृति तथा स्थिति की व्याख्या करता है। बाह्य पुरस्कारों से आंतरिक गुणों का विकास होता है। ब्रूनर का विकासात्मक सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। पियाजे के विचारों से ब्रूनर का मत प्रभावित है। इससे 3 प्रकार के विकासात्मक क्रम प्रकट होते हैं: प्रदर्शन, मूर्तता और प्रतीकात्मकता। तो प्रदर्शन का प्रारूप मौखिक होता है और मूर्तता से मूर्त पदार्थ अथवा प्रतीकात्मकता में केवल विचार होते हैं। मस्तिष्क में एक मानसिक चित्र बनता है। प्रतीकात्मकता में कल्पना को शब्द तथा रूप प्रदान किया जाता है। ब्रूनर की धारणा है कि उद्दीपन अनुक्रिया का अधिकार व्यवहार प्रदर्शन के अंतर्गत होता है, अंतर्दृष्टि के अंतर्गत मूर्त व्यवहार है, और पियाजे का सिद्धांत अमूर्त धारणा है। ये था पियाजे का सिद्धांत, यानी पियाजे की यहाँ पे ये योगदान था जिन्होंने यहाँ पे अपने पढ़ा। उसके बाद आता है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है उसके बारे में, ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये ब्रूनर का जो यहाँ पे संरचनात्मक सिद्धांत है, ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत था। इसके बाद आता है वो आता है बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्या आता है? बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बांडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी। बांडुरा का सामाजिक, ये बांडुरा का डायग्राम्स है। बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत अपने देखते हैं। बांडुरा का योगदान क्या है, बांडुरा के योगदान के बारे में अपने चर्चा किया कि बांडुरा का क्या योगदान है। तो बांडुरा के योगदान को अपने देखते हैं कि बांडुरा का क्या योगदान है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा, बांडुरा का क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी बाई बांडुरा। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत था क्या, इसको देखते हैं। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा है, यानी पूरा नाम है अल्बर्ट बांडुरा, और है कहाँ के? अमेरिका के। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है। तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बांडुरा है, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म होता है। 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ और कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ? कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ। बांडुरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बांडुरा का अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी बांडुरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बांडुरा का अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इनका सिद्धांत क्या था? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था। दूसरे को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण, दूसरे को देखकर उनके जैसे या उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण, या दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकार या मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहार को छोड़ने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। किस लिए कहलाता है? कि दूसरे को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण, या दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकार या मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? इसीलिए यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। अब व्यवहार कैसे होता है? यहाँ 2-3 डायग्राम से बताया कि जैसा हम बच्चे को हम जैसा दिखाते हैं, बच्चे जैसे देखते हैं, वैसे वो व्यवहार में करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ अलग अलग है। जैसे ये देखिए, ये यहाँ पे इसको पीट रहा है, गुस्से का व्यवहार दिखा रहा है। यहाँ देखिए सामाजिक व्यवहार दिखा रहा है, जो उसको बच्चों को साथ लेकर के पूरे समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। तो इस प्रकार यानी यहाँ अलग अलग प्रकार के, जैसे यहाँ इन्होंने अंगुली ऊंची की थी, इन्होंने भी ये अंगुली, यहाँ देख कर जैसा ये कर रहा है वैसे ही ये कर रहा है। तो देख के जैसा करता है वैसे ही बच्चे करना शुरू कर देते हैं, उसके व्यवहार में डेवलप हो जाता है। उसके बाद है बांडुरा ने निम्न प्रयोग किए, यानी बांडुरा ने कुछ इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रयोग किए थे। उन्हीं प्रयोगों के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। बांडुरा ने वो प्रयोग क्या क्या प्रयोग किए थे। प्रयोग आता है पहला, यहाँ पहला प्रयोग क्या है बांडुरा का, इसी को अपने को देखना है। बालकों पर बांडुरा ने समान उम्र के बालकों को 3 फिल्में दिखाई।
यानी यहाँ क्या किया, समान उम्र के बालकों को लिया और उनको 3 फिल्में दिखाते हैं। एक फिल्म में आक्रामक भूमिका, यानी जो फिल्म दिखाएगी तो उसमें क्या था, आक्रामक भूमिका थी। जैसे दूसरी फिल्म में सहयोग, स्नेह, दया भाव था। दूसरी फिल्म में क्या था, सहयोग था, स्नेह था, दया भाव था। और तीसरी फिल्म में क्या था, आक्रामकता थी। तीसरी फिल्म न आक्रामकता और न ही स्नेह की भावना थी। तीसरे में न तो आक्रामकता थी और न ही स्नेह की भावना थी। फिर बांडूरा ने उन बालकों को पूछा कि किन को पहली फिल्म अर्थात ज्यादा आक्रामक फिल्म अच्छी लगी। तो 50% बच्चों ने उस फिल्म के लिए ही हाँ किया, क्योंकि उनके परिवार या आसपास का वातावरण आक्रामक, चोरी, लड़ाई झगड़ा वाला था। 30% जो बालक थे, 30% बच्चों ने दूसरी फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि उनके परिवार का आसपास का वातावरण अच्छा अर्थात दया, सहयोग और सहानुभूति वाला था। सभ्य व उच्च स्तर वाले लोग 20% बच्चों ने तीसरी फिल्म के लिए ही तीसरी फिल्म के लिए हाँ की, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये स्टेज वाली थी। तो इस प्रकार ये 3 स्टेज यहाँ पे बच्चों को, यानी पहले स्टेज के अंतर्गत उनको आक्रामक फिल्म दिखाएगी। दूसरी स्टेज के अंतर्गत उनको ऐसी फिल्म दिखाई जिसमें सहयोग, स्नेह और दया भाव था। और तीसरी फिल्म में न तो आक्रामकता थी, न सहयोग था, न स्नेह था, न दया भाव था। तो इस प्रकार जो परिणाम आया उसमें 50% बच्चे थे उन्होंने आक्रामकता वाली फिल्म को पसंद किया। और वो क्यों किया, क्योंकि उनके परिवार का जो वातावरण देखा गया तो वो आक्रामक था, उसका वातावरण था वो आक्रामक था, इसलिए वो वैसा ही चुनते हैं जैसा वो उन्होंने व्यवहार था, यानी इसका इन्वायरमेंट था। दूसरी फिल्म के लिए हाँ 30% बच्चों ने की। तो 30% बच्चे क्या दूसरी फिल्म का थे, क्योंकि उनके परिवार का वातावरण कैसा था, स्नेह वाला था, सहयोग वाला था, दया भाव वाला था। तो इसलिए वो इसी प्रकार की फिल्म को वो पसंद करते हैं। और तीसरी फिल्म में 20% बच्चों ने उसके लिए हाँ भरी, क्योंकि उनका वातावरण क्या था, किस प्रकार का था, कि वो न तो अच्छा था, सहयोग सहानुभूति वाला था, और न ही वो किसी प्रकार के रहते हुए तो बिल्कुल भी, यानी वो इस प्रकार के उनके परिवार का वातावरण था, परिवार के सदस्य बिल्कुल भी बच्चों पे ध्यान नहीं देते। यानी 20% बच्चों के परिवार वाले इन बच्चों पे ध्यान भी नहीं देते, इस प्रकार का उनका परिवार था। अब इसका दूसरा प्रयोग क्या था, दूसरे प्रयोग को अपने देखते हैं कि बांडूरा का दूसरा प्रयोग क्या था। दूसरा इनका प्रयोग था वो था गुड़िया पर, यानी दूसरा जो प्रयोग किया गया था वो गुड़िया पे किया गया था। कुछ बालकों को बांडूरा ने ऐसा दृश्य दिखाया जिसमें कुछ बच्चे गुड़िया के बाल खींच रहे थे, उसे पीट रहे थे आदि। और कुछ समय बाद बच्चों ने भी वैसा ही किया। यानी दूसरा प्रयोग कैसा करता है, वो दूसरा प्रयोग गुड़िया पे इन्होंने किया। यानी कुछ बालकों को उन्होंने, बांडूरा ने क्या किया कि एक ऐसा दृश्य दिखाया, और दृश्य में क्या था कि कुछ बच्चे बच्चे गुड़िया के बाल खींच रहे थे और उसे पीट रहे थे। तो जब कुछ समय बाद देखा कि बच्चों ने भी वैसा करना शुरू कर दिया, इन्हें बच्चों ने भी वैसा ही किया। तीसरा प्रयोग क्या था, तीसरे प्रयोग पे देख रहे हैं हम। तीसरा प्रयोग इनका जोकर पर था। दूसरा गुड़िया पे था और तीसरा जोकर पर था। जिस प्रकार बांडूरा ने बालकों के समक्ष जोकर को प्रस्तुत किया, कुछ समय पश्चात बालक भी बिल्कुल वैसा ही अर्थात जोकर जैसे ही कार्य करते हुए देखे। यानी बालकों ने तीसरे प्रयोग में बांडूरा ने क्या किया कि एक जोकर को लिया और बालकों के समक्ष उस जोकर को प्रस्तुत किया। तो जिस प्रकार उन्होंने बालकों के सामने जोकर को प्रस्तुत किया, तो कुछ समय सब पश्चात ये पाया कि वो बालक भी क्या है वैसे ही अर्थात जोकर जैसे ही कार्य करते हुए दिखे। बांडूरा ने सामाजिक अधिगम पर अपने संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में कार्य किया और उन्होंने अपने सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक नाम दिया। उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक दिया है। अतः कुछ लोग बांडूरा को संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। कुछ लोग बांडूरा को क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक मानते हैं। इसके बाद आगे क्या है कि बांडूरा ने अपनी एक पुस्तक लिखी, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये किसकी है, बांडूरा की ये पुस्तक है, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। अध्ययन के उपरांत कहा कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है और यह सत्य है,
परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है, अर्थात संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक हैं। यानी बांडुरा क्या है, संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बांडुरा ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम क्या है, सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन, में सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। अध्ययन के उपरांत कहा कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है और यह सत्य है, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है। बांडुरा संज्ञानात्मक आंदोलन के क्या है, प्रवर्तक हैं। अब सोशल जिस प्रकार का उन्होंने दिखाया कि कुछ लोग गुड़िया के बाल पकड़ रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं, तो यहाँ उसी प्रकार देखिए जैसा उन्होंने देखा वैसे ही किया जा रहा है। बच्चा वो देख रहा है जैसा करने, जैसा ये यहाँ पे इस तस्वीर में जो दिखाया गया है, ये बच्चा तो देख रहा है, तो ये बच्चा भी क्या करता है, फिर ऐसा ही करना शुरू कर देता है कि यानी वो गुड़िया के बाल पकड़ना या उसको खींचना, मारना, ऐसा ही ये बच्चा करना शुरू कर देता है। तो जैसे बच्चा देखते हैं वैसे ही बच्चे क्या है, करते हैं। उसके बाद है, बांडुरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए, बांडुरा ने अधिगम के 4 सोपान बताए। और वो 4 सोपान कौन से हैं, उसी पे अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि बांडुरा के 4 सोपान कौन से थे। पहला पहला है व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण करना, यानी व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण करना, ये है पहला। दूसरा है व्यवहार का स्मरण करना, व्यवहार का स्मरण करना, ये है दूसरा। तीसरा है स्मृति को क्रिया में बदलना, तीसरा क्या है, स्मृति को क्रिया में बदलना। चौथा है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन, यानी अनुकरणित व्यवहार का। तो ये 4 इन्होंने क्या है, सोपान बताए हैं। पहला इन्होंने बताया, वो बताया व्यवहार को जानना था प्रत्यक्षीकरण करना, दूसरा व्यवहार का स्मरण करना, तीसरा स्मृति को क्रिया में बदलना, और चौथा है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। चारों सोपानों का स्पष्टीकरण उदाहरणार्थ रूप में प्रयोग मान लेते हैं कि कोई छात्रा अपने रिश्तेदार के यहाँ गई तथा वहां वह रिश्तेदार की माँ को कोई स्वादिष्ट भोजन बनाती दिखती है, तो उसे सीखने के लिए वह भोजन बनाने की संपूर्ण क्रिया का ध्यान पूर्वक अवलोकन करती है। अवलोकन करते समय वह लड़की समस्त व्यवहार का स्मरण कर लेगी तथा स्वयं स्वयं देखी गई विधि के अनुरूप कार्य करेगी। यदि उसके द्वारा तैयार भोजन उसे तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पसंद आता है तो उससे उसे पुनर्बलन मिलेगा तथा भोजन बनाने की विधि को वह अच्छी तरह सीख लेगी। इस प्रकार इस नवीन भोजन बनाने की विधि को छात्रा अनुकरण द्वारा सीख लेती है। तो ये क्या था, ये चारों सोपानों को स्पष्ट यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। यहाँ क्या किया गया है कि चारों सोपानों का स्पष्टीकरण एक उदाहरणार्थ रूप में प्रयोग करते हैं अपने, कि मान लेते हैं कि कोई छात्रा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई, यानी कोई छात्रा अपने रिश्तेदार के पास जाती है और वहां वह रिश्तेदार की माँ को कोई स्वादिष्ट भोजन बनाती देखती है, यानी वो वहाँ अपने रिश्तेदार की माँ को कोई स्वादिष्ट भोजन बनाते हुए बच्ची देख लेती है, तो उसे सीखने के लिए वह भोजन बनाने की संपूर्ण क्रिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन करती है। अब क्या बच्ची सोच लेती है कि मैं सीख लेती हूँ, तो जिस प्रकार वो उस रिश्तेदार की माँ बनाती है, उस बनाने की संपूर्ण क्रिया का वो बच्ची क्या करती है, ध्यानपूर्वक उसको देखती है। और अवलोकन करते समय वह लड़की समस्त व्यवहार का स्मरण कर लेगी, यानी जो जब वो अवलोकन कर रही थी तो वो जो भी व्यवहार था उसका क्या कर लेती है, वो स्मरण कर लेती है तथा स्वयं देखी गई विधि के अनुरूप कार्य करेगी। अब क्या करेगी कि जैसा उन्होंने देखा वैसे ही काम करेगी। यदि उसके द्वारा तैयार भोजन उसे तथा उसके परिवार अन्य सदस्यों को पसंद आता है, अब उन्होंने यहाँ घर पे आकर के सोचा कि क्या मैं इसको बना करके देखूं, क्या मैं बना लूंगी या नहीं बना लूंगी, क्योंकि जब तक हाथ से नहीं बना लेते हैं तब तक आत्मविश्वास नहीं आता कि हम बना लेंगे या नहीं बना लेंगे। सबसे बड़ी बात कि वैसा का वैसा स्वादिष्ट हो या नहीं हो। तो बच्ची घर पे आकर के वैसा ही करती है, वो क्या करती है, उसी क्रिया को फॉलो करके वो भोजन बनाती है और परिवार के सदस्यों को खिलाती है, और परिवार के सदस्यों को क्या पसंद आ जाता है, तो इससे उससे क्या मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा। यानी जब परिवार के सदस्यों को पसंद आया तो इससे बच्ची को क्या मिला, पुनर्बलन मिलेगा तथा भोजन बनाने की विधि को वह क्या कर लेगी, अच्छी तरह सीख लेगी। यानी जब उन्होंने देखा कि भोजन स्वादिष्ट बना है, सभी ने उसकी सराहना की,
तो फिर वो क्या कर ले, उस विधि को वो स्थायी कर लेती है, यानी उसको आगे बढ़ाने के लिए सीख लेती है। इस प्रकार इस नवीन भोजन बनाने की विधि को छात्रा अनुकरण द्वारा सीख लेती है। यानी ये जो नवीन भोजन बनाने की विधि है, इसको किससे सीखती है? केवल अनुकरण से सीखती है, यानी केवल उन्होंने बनाते हुए देखा ही था, तो वैसा का वैसा वो बनाना सीख जाती है। तो इस प्रकार व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षीकरण करना, व्यवहार का स्मरण करना, जैसे उन्होंने उस व्यवहार का स्मरण किया, फिर स्मृति को क्रिया में बदलना, जिस प्रकार उन्होंने स्मरण किया उसको फिर आगे के घर पे आकर के उन्होंने भोजन बनाया, और अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बना। वैसा भोजन स्वादिष्ट बन गया, सभी ने सराहना की, तो वो क्या हो गया? अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन उसको मिल जाता है। अब इसके बाद इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ आते हैं। ये शैक्षिक निहितार्थ क्या है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या बताए हैं। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। या क्या है कि व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थियों के सामने विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यानी विद्यार्थियों के सामने क्या करना चाहिए? आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दूसरा है, विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। या क्या किया जा सकता है? विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण द्वारा क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। और इसी प्रकार तीसरा है कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन का सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है। तीसरा क्या है? बालकों के व्यवहार में परिवर्तन का सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है। चौथा है, विद्यार्थियों में स्वाभाविकता का विकास कर लेता है। चौथा क्या कर लेता है? विद्यार्थियों में स्वाभाविकता का विकास कर सकता है। पांचवा है, शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए? आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। छठा है, बांडूरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। बांडूरा का क्या मानना था? कि इनका मानना था कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इस प्रकार ये इसके शैक्षिक निहितार्थ है कि व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तथा दूसरा, विशिष्ट तथा असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। तीसरा, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है। ये तीसरा था। चौथा है, विद्यार्थियों में स्वयं प्रभावशीलता का विकास कर सकता है। पांचवा, शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। और छठा है, बांडूरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। उसके बाद है तलरूप सिद्धांत आता है। अब ये तलरूप सिद्धांत क्या है? इस तलरूप जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के जन्मदाता कुर्ट लेविन थे। कौन थे? कुर्ट लेविन थे। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कौन थे? ये कुर्ट लेविन थे। कुर्ट लेविन इस सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तलरूप सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन थे। कुर्ट लेविन की रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। कुर्ट लेविन क्या थे? रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। और जीवन में वातावरण को इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना है। अर्थात जो व्यक्ति के जीवन की बाधाओं पर विजय दिला सके। बालक को बालक का वातावरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, जिसे वह दूर यानी हल करता है तथा अपने उद्देश्य पर पहुंचता है। उद्देश्य कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं। यानी कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं तो वह निराश हो जाएगा। और लेविन के अनुसार अधिगम निम्न चार चरणों का होना आवश्यक है। अधिगम कितने चरणों का होना चाहिए? ये निम्न 4 चरणों का होना चाहिए। नंबर 1, आकांक्षा स्तर। नंबर 2, आकर्षक उद्देश्य। नंबर 3, स्मृति की गति यानी स्मृति की गति। नंबर 4, पुरस्कार और दंड। इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है। यानी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है। पहला है आकांक्षा स्तर, दूसरा है आकर्षक उद्देश्य, तीसरा है स्मृति की गति, और चौथा है पुरस्कार और दंड। शुभ
इसके बाद इसका आता है शैक्षिक निहितार्थ, यानी शैक्षिक निहितार्थ। देख लेते हैं। व्यक्ति निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयोगी सिद्ध हो सकता है और विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा सुधारा जा सकता है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है। विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास कर सकता है। शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। बांडुरा का मानना है कि बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। तलरूप सिद्धांत। इस सिद्धांत के निर्माता कर्ट लेविन थे। कर्ट लेविन रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना और अर्थात जो व्यक्ति के जीवन की बाधाओं पर विजय दिला सके। बालक को वातावरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और जिस जिस जिसे वह दूर हल करता है और अपने उद्देश्य पर पहुंचता है। उद्देश्य कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं तो वह निराश हो जाएगा। लेविन के अनुसार अधिगम निम्न 4 चरणों का होना आवश्यक है। नंबर पहला कैसा होना चाहिए? आकांक्षा स्तर पर आकर्षक उद्देश्य, स्मृति की गति, पुरस्कार और दंड। इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तल रूप सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये 4 चीजें हैं: आकांक्षा स्तर, आकर्षक उद्देश्य, स्मृति गति और पुरस्कार और दंड। और इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहता है। तो टोलमैन से पर्सपेक्टिव बिहेवियरिज्म। इसके बाद है टोलमैन का सिद्धांत आता है। तो टोलमैन का सिद्धांत क्या है, उसी के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसके बाद आते हैं टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टोलमैन का क्या था? चिन्ह अधिगम का सिद्धांत था। तो टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत क्या था, उसके बारे में अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, टोलमैन व्यवहारवादी होने के बावजूद वाटसन, पावलोव, एडविन गुथरी से क्या था? पूर्णतया अलग है। टोलमैन के अनुसार पावलोव ने कुत्ते का चिन्ह यानी गेस्टाल्ट के कारण अधिगम किया था। इनका मानना था कि जानवरों एवं मानव के व्यवहारों में अनुभव द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो ये टोलमैन का ये मानना था कि कुत्ते का चिन्ह गेस्टाल्ट के कारण ही अधिगम किया गया था। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अगला आता है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल रोजर्स हैं। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स हैं। अब सिद्धांतों के इनके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं, ये प्रवर्तक पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स थे। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कार्ल रोजर्स थे। इन्होंने बताया कि अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो जाता है। अतः किसी भी बालक को अनुभव के माध्यम से अधिकाधिक अधिगम करवाने का अवसर देना चाहिए। यानी अनुभव के द्वारा बालक को अधिक अधिक सीखने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, स्थायी रूप से अंकित होता है। तो ये अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत था, कार्ल रोजर्स ने दिया था। अगला है सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। अगला क्या है? सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं मिलर थे। कौन है? सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत का प्रवर्तक मिलर थे। ये ध्यान रखना, ये कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि सूचना प्रक्रियाकरण के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो मिलर थे। इन्होंने बताया कि समान भाषा तथा समान अधिगम योग्य वातावरण के माध्यम से प्रभावी होता है। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत पृष्ठ पोषण के माध्यम से पूर्ण होता है और सूचना प्रक्रिया का संप्रेषण तकनीकी पर आधारित है।
इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है: प्रेषक, उसके बाद स्रोत, फिर लेखन, फिर माध्यम, फिर ग्राही, फिर प्राप्त करना, और फिर क्या आता है, पृष्ठ पोषण आता है। तो इस प्रकार इसको अपने इनसे अपने अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं: प्रेषक, स्रोत, लेखन, माध्यम, ग्राही, प्राप्त करना और पृष्ठ पोषण। ये बहुत बार पूछा गया है। इसके क्रम को पूछते हैं, अपने क्वेश्चन बनाया जाता है कि निम्न में से सही क्रम में है, कि सही क्रम में पूछा जाता है तो सही क्रम इसका यही रहेगा, ये ध्यान रखना। इसको आप अच्छे प्रकार से ध्यान दे लें, ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कई बार पूछा हुआ है रीट में, सीटेट में, सेकंड ग्रेड में, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इसका सही क्रम है प्रेषक, फिर स्रोत आते हैं, फिर लेखन आता है, फिर माध्यम आता है, फिर ग्राही आता है, प्राप्त करना आता है, फिर लास्ट में पृष्ठ पोषण आता है। तो इस प्रकार इस क्रम को याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। टोलमैन का कॉग्निटिव फील्डिंग थ्योरी, यानी टोलमैन का कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी यहाँ पे दी गई है। अधिगम वक्र, इसके बाद क्या आता है, अधिगम वक्र आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए कि अधिगम वक्र है क्या। तो उसी के बारे में अपने देखते हैं कि अधिगम वक्र क्या है। अधिगम की सीखने की गति हर समय एक समान नहीं होती है। सीखने की गति में हर समय अंतर पाया जाता है। कभी यह गति तेज से होती है और कभी मंद गति से। तो इस प्रकार सीखने की गति का एक ग्राफ पेपर तथा अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। यानी अधिगम एक जैसा नहीं होता है। अधिगम का कभी तेज होना, कभी मंद होना, तो इस प्रकार का अलग अलग रूप से अधिगम चलता रहता है। तो इस प्रकार के जो अधिगम का मंद गति, इस प्रकार सीखने की जो गति का एक ग्राफ और पेपर तथा अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से प्रदर्शित करने हैं तो उसे अधिगम वक्र कहते हैं। चार्ल्स स्किनर के अनुसार क्या है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का ब्यौरा है। यानी यहाँ स्किनर ने अपने कोटेज स्पष्ट किया है कि अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति होना या फिर अवनति होने का ब्यौरा है। गेट्स तथा अन्य के अनुसार अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। यानी अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को क्या करता है, व्यक्त करता है। उसके बाद अधिगम वक्र चार प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। उन्हीं चार प्रकारों के बारे में अपने यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है, तो अपने इनको चारों प्रकारों को ध्यान में रखना है। पहला है धनात्मक अधिगम। पहला क्या है, धनात्मक अधिगम। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है तो धनात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। यानी धनात्मक अधिगम में क्या होता है, धनात्मक अधिगम के अंतर्गत ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी होती है। धनात्मक में पहले गति क्या होगी, धीमी होगी, और बाद में तीव्र हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, धनात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। जैसे शिक्षार्थी को कोई कठिन पाठ सीखने के लिए या कठिन समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है, तो पाठ कठिन होने पर प्रारंभ में सीखने में गति धीमी तथा फिर कुछ अभ्यास होने के बाद उसकी गति तीव्र हो जाती है। तो ये अधिगम वक्र का उदाहरण है। दूसरा है ऋणात्मक अधिगम वक्र। दूसरा क्या है, ऋणात्मक अधिगम वक्र, नतोदर कहते हैं इसको, इनको उनतोदर कहते हैं, ये ध्यान रखना। धनात्मक को क्या कहते हैं, उनतोदर कहते हैं। ये जो उनतोदर लिखा हुआ है, धनात्मक को उनतोदर कहते हैं और ऋणात्मक को नतोदर कहते हैं। तो ये उनतोदर और नतोदर के भी ध्यान रखना, कई बार ऐसे से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऋणात्मक अधिगम वक्र यानी कॉन्वेंस क्रव के अंतर्गत क्या होता है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र होती है, प्रारंभ में क्या होती है, तेज होती है, और बाद में धीमी हो जाती है। प्रारंभ में तीव्र होती है और बाद में धीमी हो जाती है, तो ऋणात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। यह अधिगम कभी कभी थकान, अनिच्छा आदि कारणों से हास भी होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, पहले जो तेज होती है और बाद में क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो वो ऋणात्मक अधिगम वक्र होता है। तीसरा है सरल रेखीय अधिगम वक्र। तीसरा क्या है, सरल रेखीय अधिगम वक्र।
यानी इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन कवर। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान गति से बढ़ती है, यानी इसमें क्या होती है, अधिगम की दर समान गति से बढ़ेगी, सरल रेखीय अधिगम वक्र कहलाता है। तो प्रत्येक के प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। इस तरह का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है, यानी सरल रेखीय वक्र बहुत कम देखने को मिलता है, इसमें गति एक जैसी रहती है। चौथा है एस आकारीय अधिगम वक्र, यानी मिक्स्ड करो। एस आकारीय अधिगम वक्र क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी फिर तीव्र हो जाती है, प्रारंभ में धीमी होती है फिर तीव्र हो जाती है, फिर पुनः धीमी हो जाती है और फिर तीव्र हो जाती है, यानी पहले धीमी फिर तेज फिर धीमी फिर तेज, इस प्रकार की चलती रहती है। तो अतः पुनः और फिर तीव्र, अर्थात इसमें स्थिरता नहीं रहती है, तो वो क्या होता है, एस आकार ये अधिगम वक्र कहलाता है। यानी इसका जो आकार आएगा वो एस आकार का आएगा, जैसे ग्राफ में आप दिखाओगे तो उसका आकार कैसा आएगा, एस आकार का बनेगा, तो इसे एस आकार अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे जब छात्र कंपटीशन की तैयारी करता है, तब उसका अधिगम क्या होता है, अधिगम तीव्र हो जाता है, तब उसका अधिगम तीव्र हो जाता है। लेकिन परीक्षा होते ही वह कुछ समय के लिए पढ़ाई नहीं करता है, परीक्षा होने के बाद कुछ समय के लिए पढ़ाई नहीं करता है, तो उसका अधिगम धीमा हो जाता है। और फिर वैकेंसी आने पर वापस तैयारी करता है, तो फिर क्या हो जाता है, अधिगम तीव्र हो जाता है और आराम से अधिगम धीमा हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो क्रिया होती है ये क्या है, एस आकार की होती है। अब ये एस आकार के कैसे होते हैं, इसमें अपने जैसे ये आप इसको दर्शाते हो ग्राफ में, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ बताया जाता है, अभी जैसे मान के चलो ये नीचे ओ आ गया, ये एक्स अक्ष आ गया और ये वाई अक्ष आ गया। तो इस प्रकार अपने देखते हैं कि पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो अधिगम वक्र तेज हुआ, यानी तेज आया यहाँ पे, फिर उनके बाद पेपर हो गया तो फिर छोड़ दिया तो कम हो गया, फिर वैकेंसी आगे पढ़ना शुरू किया फिर तेज हो गया, तो फिर पेपर हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया फिर धीमा हो गया, उसके बाद फिर पेपर आया फिर तेज हो गया फिर धीमा हो गया। अब इसको मिलाएंगे अपने, तो ये अपने ऐसे हमें प्राप्त होगा, ऐसे, यानी इसका आकार कैसा आ रहा है, ऐसा आकार का आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या है, एस वक्र अधिगम कहते हैं। और रेखीय वाले में क्या है कि समान गति से चलता है, रेखीय वाले में जैसे ये आपने दिखाया, ये वो आ गया, ये एक्स अक्ष आ गया, ये वाई अक्ष आ गया, तो इसमें समान आएगा, यानी क्या आएगा, समान, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही। तो ये इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये समान सीधी रेखा आएगी, इसे रेखीय वक्र कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। अब धनात्मक और ऋणात्मक मैंने जो आपको बता दिया, धनात्मक होता है वो पहले धीमा होता है और बाद में तेज होता है, तो धनात्मक होता है, और ऋणात्मक क्या है, पहले तेज होता है और बाद में धीमा होता है, तो वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये चारों वक्र के बारे में अपने को यहाँ समझ लेना है। एडवर्ड टोलमैन के अधिगम का सिद्धांत से बेहतर ट्रिक को, ये टोलमैन का सिद्धांत दिया हुआ है। अब आता है अधिगम का पठार, यानी अधिगम वक्र के बाद क्या आता है, अधिगम का पठार आता है। तो अधिगम का पठार क्या है, इसके बारे में अपने यहाँ जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि अधिगम का पठार क्या है। क्या देखिए, जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात न तो अधिगम वक्र में चढ़ाव आ रहा है और ना ही अधिगम वक्र में उतार आ रहा है, तो इस स्थिरता को अधिगम पठार कहते हैं। अब अधिगम पठार किसे कहते हैं समझ लेना है अपने को। जब अधिगम की दर में लंबे समय से क्या हो रहा है, जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात न तो अधिगम वक्र में चढ़ाव आ रहा है और न अधिगम वक्र में उतार आ रहा है, तो इस स्थिरता को अधिगम पठार कहते हैं। पठार के कारण क्या होते हैं, पहला, सीखने की अनुचित विधि। पठारों का पहला कारण सीखने की अनुचित विधि है। उंगलियों की सहायता से गिनती गिनना, लिखने में कलम को कसकर पकड़ना, प्रत्येक शब्द को रुक रुक कर पढ़ना, ये सभी विधियां अनुचित हैं और सीखने की प्रगति को रोककर पठार बना देती हैं।
दूसरा, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष। पठारों का दूसरा कारण पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष है। जब टाइप करने वाला अक्षरों का अभ्यास करने के बाद शब्दों का अभ्यास आरंभ करता है, तो तब उसको टाइप करने की पुरानी आदतों और निर्माण की जाने वाली नई आदतों में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। और पुरानी आदतें शक्तिशाली होने के कारण नई आदतों के निर्माण में बाधा डालती है। फलस्वरूप सीखने में पठार आ जाता है। तो ये क्या होता है, उसमें फिर पठार आ जाता है। इसमें क्या होता है कि पुरानी आदतों में नई आदतों से संघर्ष होता है। सीधी सी बात ये है। पठारों का दूसरा कारण पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष है। जब टाइप करने वाला अक्षरों का अभ्यास करने के बाद शब्दों का अभ्यास आरंभ करता है, तब उसको टाइप करने की पुरानी आदतों और निर्माण की जाने वाली नई आदतों में संघर्ष आरंभ हो जाता है। यानी अब उसको फिर एडजस्टमेंट करने में संघर्ष करना पड़ेगा। तो पुरानी आदतें शक्तिशाली होने के कारण नई आदतों के निर्माण में बाधा डालती है। फलस्वरूप सीखने में पठार आ जाता है। तीसरा है कार्य की जटिलता। पठार का एक कारण क्या होता है, पठार का तीसरा कारण है सीखे जाने वाले कार्य से आने वाली जटिलता। बालक को जोड़ सीखने में, क्रम बाकी सीखने में अधिक और गुणा सीखने में उससे भी अधिक कठिनाई होती है। अतः जब वह सरलता से कठिनाई या जटिलता की ओर बढ़ता है, तब उसके सीखने के कार्य में शिथिलता आ जाती है और पठार बन जाता है। चौथा है जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना। चौथा क्या है, जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ही ध्यान देना। तो जटिल कार्य के कभी एक पक्ष पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। पठार का चौथा कारण किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्ति वायलिन बजाना सीखते समय अपना संपूर्ण ध्यान कमान को चलाने पर केंद्रित रखता है और उंगलियों को चलाने या वायलिन को ठीक से पकड़ने एवं ताल ठीक करने की ओर ध्यान नहीं देता है, तो कुछ समय के बाद उसकी सीखने की प्रगति रुक जाती है और पठार बन जाता है। स्टीफन्स के शब्दों में, यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की उपेक्षा की जाती है, तो पठार बन जाता है। अगला पांचवा कारण है शारीरिक सीमा। पांचवा क्या है, शारीरिक सीमा। पठारों का पांचवा कारण शारीरिक सीमा है। इस पर प्रकाश डालते हुए रेबर ने लिखा है कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक व्यक्ति में अधिकतम कुशलता होती है, जिससे आगे वह नहीं बढ़ सकता, और इसको शारीरिक सीमा कहते हैं। जब व्यक्ति इस सीमा पर पहुंच जाता है, तब उसके सीखने में पठार बन जाता है। उसके बाद छठा है अन्य कारण। छठा क्या है, अन्य कारण। पठारों के अन्य कारण है परिपक्वता का अभाव। परिपक्वता का अभाव। दूसरा है सीखने की विधि में निरंतर परिवर्तन। तीसरा है कार्य के किसी महत्वपूर्ण भाग को सीखने में विफलता। चौथा है रुचि, ज्ञान, समय, प्रेरणा, जिज्ञासा और उद्देश्य का अभाव। थकान, निराशा, उदासीनता, अस्वस्थता, उत्साहहीनता, दूषित वातावरण और पारिवारिक कठिनाइयां। इसके बाद आता है समरूप तथ्यों का सिद्धांत, थॉर्नडाइक। यानी इसके बाद कुछ सिद्धांत हैं, इस सिद्धांतों को याद कर लेना, पक्के एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है। तो इन सिद्धांतों को आपको देख लेना है। पहला है समरूप तथ्यों का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का है। दूसरा है सामान्य व विशिष्ट तथ्यों का सिद्धांत, ये स्पीरमैन का है। तीसरा संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। चौथा स्थानांतरण का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। पांचवा अवयववादी सिद्धांत कोहलर-कोप्फ का वर्दीमर का है। छठा आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत डब्ल्यू.सी. बागले का है। सातवां सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड का है। तो इन सिद्धांतों को आप अच्छी प्रकार से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। पहला सिद्धांत क्या है, समरूप तथ्यों का सिद्धांत थॉर्नडाइक। दूसरा सामान्य व विशिष्ट तथ्यों का सिद्धांत
स्पीयरमैन। तीसरा, संयोजनवाद का सिद्धांत थोर्नडाइक। चौथा, स्थानांतरण का सिद्धांत थोर्नडाइक। पांचवा, अवयववादी सिद्धांत कोलरकोप का वर्दीमर। छठा, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत डब्ल्यू.सी. बागले। और सातवां सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जूडे। तो इस प्रकार इन सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से याद कर ले, यहाँ से पक्का क्वेश्चन निकलता है। तो ये सिद्धांत आपके याद होने चाहिए। जब इसको बार बार पढ़ोगे तो ये सिद्धांत आपके याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है अधिगम का स्थानांतरण। क्या आता है? अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं क्या है। अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण का एक सामान्य अर्थ है किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। बालक विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ना सीखता है और बड़ा होने पर दूसरों से बातचीत या पत्र व्यवहार करने में उसका प्रयोग करता है। बालिका निरंतर अभ्यास करके नृत्य में प्रशिक्षण प्राप्त करती है और बड़ी होने पर नर्तकी के रूप में रंगमंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। तो हम विद्यालय में जोड़, बाकी, गुणा आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार में चीजें खरीदते समय करते हैं। यानी उसका प्रयोग क्या करते हैं? बाजार में चीजें खरीदते समय अपने उसका प्रयोग करते हैं। इन सब उदाहरणों में अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण का विचार है। यानी इन सब उदाहरणों में क्या है? अधिगम का स्थानांतरण का निहित है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही प्राय प्रशिक्षण का अंतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशिक्षण का अंतरण कहा जाता है। कैंडलैंड के अनुसार अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होता है। सोरेनसन के अनुसार स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सीखने के स्थानांतरण से तात्पर्य किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, कौशल, आदतों, विचारों आदि का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना है। तो ये क्या है? ये अधिगम का स्थानांतरण है। उसके बाद स्थानांतरण के प्रकार आते हैं। स्थानांतरण होता किस किस प्रकार है? तो अपने स्थानांतरण के प्रकारों को अपने देखते हैं। स्थानांतरण किस किस प्रकार से होता है। अधिगम स्थानांतरण यानी स्थानांतरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में सहायक होता है तो इसे सकारात्मक, धनात्मक, अनुकूलन स्थानांतरण कहते हैं। एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय के सीखने में सहायक होता है तो वो क्या होता है? सकारात्मक, धनात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपने यहाँ पे। एक टेनिस खेलने वाले व्यक्ति को बैडमिंटन खेलना आसानी से आ जाता है। यानी टेनिस खेलने अभी वैसे ही होता है जैसे बैडमिंटन खेलना होता है। तो इस प्रकार यदि टेनिस खेलने वाला व्यक्ति बैडमिंटन खेलता है तो उसमें उसका सहयोग होता है, यानी उसको अच्छी प्रकार सीख लेता है। गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक होता है। यानी गणित का अधिगम जब भौतिकी का अध्ययन करते हैं तो उसमें भी ये सहायक होता है, यानी उसको सरल बना देता है। दूसरा प्रकार है वो नकारात्मक, ऋणात्मक या निषेधात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक, ऋणात्मक और निषेधात्मक स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है तो उसे नकारात्मक, ऋणात्मक और प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। यानी जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में बाधा डाले तो फिर वो क्या होगा? नकारात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर निषेधात्मक स्थानांतरण होगा। इसका भी अपने एक उदाहरण लेते हैं कैसे होता है। एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को नाव चलाने में बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। यानी अब साइकिल चलाने की प्रवृत्ति एकदम अलग है और नाव चलाने की एकदम अलग है। तो साइकिल वाला नाव में ये बाधा डालता है। तो इस प्रकार
ये नकारात्मक स्थानांतरण है। तेज चलने का अभ्यास है दिल की किसी बीमारी की स्थिति में बाधक होता है, तो ये भी नकारात्मक है। बेटी शादी से पहले सलवार सूट पहनती है, लेकिन शादी होने के बाद उसे साड़ी या घूंघट में रहना होता है, तो यह स्थिति बाधक बाधक अनुभव करवाती है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, नकारात्मक ऋणात्मक होगा। बोरिंग लैंगफील्ड का वेल्ड के अनुसार, जब अधिगम किया गया एक कार्य दूसरे को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है, तो वह ऋणात्मक अंतरण कहलाता है। यानी एक के अंतर्गत सीखा गया कार्य जब दूसरे में यदि वो कठिनाई अनुभव करे या वो सहजता अनुभव न हो, तो वो क्या होता है, नकारात्मक ऋणात्मक स्थानांतरण होता है। तीसरा आता है शून्य स्थानांतरण। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है, तो शून्य स्थानांतरण कहलाता है। जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में न तो सहायक हो और न वो बाधा डाले किसी प्रकार से, तो वो क्या कहलाएगा, वो शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं अपने। कबीर जी के दोहे, रहीम जी के दोहे याद करने में न तो सहायता मिलती है और न ही बाधा आती है। यानी कबीर जी के दोहे और रहीम जी के दोहे को किसी प्रकार का न तो बाधा डाल रहे न सहायता कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान का ज्ञान संस्कृत की समस्या को हल नहीं कर सकता। यानी भौतिक विज्ञान का ज्ञान है तो संस्कृत में कहीं कोई काम नहीं आता। उसी प्रकार कार चलाना सीख रहे हैं और अगर खाना पकाना अच्छा आता है, तो न वो सहायता मिलेगी और न ही बाधा आएगी। यदि कार चलाना सीख रहे हैं और यदि पहले से आपको खाना पकाना आता है, तो वो कार में कोई सहायता नहीं करेगा और न बाधा डालेगा। तो ये सारे सारे उदाहरण है, ये किसके हैं, ये शून्य स्थानांतरण में है, जहाँ जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद धनात्मक अंतरण, टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना। ऋणात्मक अंतरण, साइकिल चलाना, नाव चलाना, ये होता है। उसके बाद अगला आगे आता है अन्य अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। यानी अन्य अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या है, उसके बारे में अपने यहाँ पे देखते हैं। अन्य अधिगम स्थानांतरण के क्या प्रकार है। पहला आता है क्षैतिज। क्षैतिज यानी लंबवत अंतरण। क्षैतिज या लंबवत अंतरण, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, जैसे स्कूटर चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, सीखते समय काम आता है, तो ये क्या होता है, क्षैतिज लंबवत अंतरण होता है। यानी क्षैतिज लंबवत अंतरण क्या होता है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, तो वो क्षैतिज या लंबवत अंतरण होता है। जैसे स्कूटर चलाना, वो मोटरसाइकिल चलाने में सहयोगी होता है, सीखने में काम आता है, तो एक क्षैतिज है। दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण। दूसरा क्या है, ऊर्ध्व अंतरण है। अब ऊर्ध्व अंतरण क्या है, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थितियों में किया जाए, जैसे स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना। प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति का सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना, तो ये क्या है, ऊर्ध्व अंतरण आता है। यानी स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखना, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति सरकारी नौकरी पाने में आसानी रहना, तो ये क्या, ऊर्ध्व अंतरण है। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाए, ये ऊर्ध्व अंतरण होता है। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राणी द्वारा किसी उच्च स्तरीय परिस्थिति में किया जाता है, तो वो क्या होता है, ऊर्ध्व अंतरण होता है। तीसरा होता है द्विपार्श्विक अंतरण। तीसरा क्या है, द्विपार्श्विक अंतरण, जब मानव शरीर में एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो, जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करे, तो ये क्या होता है, द्विपार्श्विक अंतरण होता है। कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो, यानी एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण अंतरण किस में हो, दूसरे भाग में हो। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीखने में करे, तो ये क्या है, ये द्विपार्श्विक अंतरण है। अब उसके बाद क्या आता है, अंतरण की दशाएं आती हैं। अब अंतरण की दशाएं क्या है, उसके बारे में अपने यहाँ देखते हैं। अंतरण की दशाएं क्या है। पहला, सीखने वाले की इच्छा। पहला क्या है,
सीखने वाले की इच्छा। दूसरा, सीखने वाले की मानसिक योग्यता। तीसरा, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि। चौथा, विषय वस्तु की समानता। पांचवा, अध्ययन विधियों की समानता। छठा, प्रशिक्षण। सातवां, विषयों के अंतरण शून्य। यानी यहाँ क्या है, अंतरण की दशाएं आती हैं। सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की मानसिक योग्यता, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, विषय वस्तु की समानता, अध्ययन विधियों की समानता, प्रशिक्षण और विषयों के अंतरण की शून्यता। ये अंतरण की दशाएं हैं। उसके बाद आता है अधिगम संबंधी कठिनाइयां। इन अधिगम संबंधी कठिनाइयां क्या आती है, इन कठिनाइयों के बारे में अपने यहाँ अध्ययन करते हैं। कई बार बालकों में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी जाती है और जिसके कारण बालकों को अधिगम में कठिनाई उत्पन्न होती है। क्या होती है, कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसी कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। लिखने संबंधी समस्या। अब लिखने संबंधी समस्या क्या होती है, डिस्ग्राफिया होगी। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पक्का आता है, एक दो बार पूछा भी गया है। आप सीटेट का पेपर देखोगे या फिर आप रीट का पेपर आप देखोगे तो यहाँ ये जो सीखने से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं वो समस्याएं दी गई हैं, जिसे मनोविज्ञान में क्या कहते हैं। यहाँ पे कुछ समस्याएं दी गई हैं। लिखने संबंधी समस्या को मनोविज्ञान में डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने संबंधी समस्या को मनोविज्ञान में डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी डिस्ग्राफिया। बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी समस्या डिस्प्रेक्सिया। यानी बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी समस्या कहते हैं डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या डिस्कैलकुलिया। गणितीय गणनाओं को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, कैलकुलेट या डिस्कैलकुलिया। अवधान संबंधी समस्या ADHD कहते हैं। और भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या बुलिमिया होती है। भोजन ग्रहण से संबंधित समस्या क्या होती है, वो बुलिमिया होती है। यहाँ देख लेते हैं, पहली है लिखने संबंधी समस्या, इसका समाधान क्या होगा, डिस्ग्राफिया। दूसरी है पढ़ने संबंधी समस्या, इसका समाधान क्या होगा, डिसलेक्सिया। इसके बाद अगली है पढ़ने, बोलने, पढ़ने लिखने संबंधी समस्या, पढ़ने, बोलने, पढ़ने, लिखने संबंधी समस्या, इसका अगला है डिस्प्रेसिया। और इसी प्रकार गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या, गणितीय गणनाओं संबंधी समस्या क्या आता है, डिस्कैलकुलिया। अवधान संबंधी समस्या क्या आता है, ADHD। और भोजन ग्रहण संबंधी समस्या क्या आता है, डिसबुलिमिया। इसका क्या आता है, बुलिमिया आता है। इसके बाद आता है अधिगम प्रशिक्षण हस्तांतरण के सिद्धांत आते हैं। अधिगम प्रशिक्षण हस्तांतरण के क्या आते हैं, सिद्धांत आते हैं। अधिगम प्रशिक्षण हस्तांतरण के सिद्धांत क्या आते हैं। पहला आता है मानसिक अनुशासन शक्तियों का औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। यह अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क में अनेक प्रकार की स्मृति, तर्क, विचार, कल्पना, अवधान, निर्णय आदि शक्तियां होती हैं। एक परिस्थिति में किसी विशेष मानसिक शक्ति का परीक्षण प्रत्येक परिस्थिति में उस विशिष्ट मानसिक शक्ति के परीक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है। दूसरा है थोरनडाई का समान तत्वों का सिद्धांत। अब थोरनडाई का समान तत्व क्या है, एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब इन दोनों विषयों में कुछ समान तत्व होंगे। क्या होंगे, दोनों विषयों में कुछ समान तत्व होंगे तब वो सहायक होगा। उदाहरण थॉर्नडाइक या वुडवर्थ ने 1901 में बच्चों को आयत का क्षेत्र पढ़ाया, जिससे बच्चों को त्रिभुज एवं वर्ग का क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिली। उसके बाद है जुड का सामान्यीकरण सिद्धांत, यानी जुड का सामान्यीकरण सिद्धांत। चार्ल्स ए जुड ने थॉर्नडाइक की आलोचना करते हुए कहा कि व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान अथवा अनुभव से कोई सामान्य नियम या सिद्धांत निकाल लेता है तो उस सामान्य नियम या सिद्धांत का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग आसानी से कर सकता है। तो ये क्या था, जुड का सामान्यीकरण का सिद्धांत था। उसके बाद अगला था, इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं। बच्चों को नियम बता दें कि द्रव ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं एवं उनसे पूछा जाए कि सारे घर में
नली द्वारा पानी का प्रवाह बेहतर पाना, तब तक पानी की टंकी कहाँ रखनी होगी, सब तब निश्चित रूप से वे कहेंगे छत पर। स्पीयरमैन का दो तत्व सिद्धांत बुद्धि को दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग विशेष कार्य के लिए होता है। पांचवा व्यवहारवादी सिद्धांत है। सिद्धांत के प्रवर्तक है, व्यवहारवादी सिद्धांत यानी सिद्धांत के प्रवर्तक कोल और कोप का वर्दीमर है, कोल और कोप का वर्दीमर आते हैं। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक बागले हैं। आदर्श और मूल्य सिद्धांत प्रतिपादक कौन, बागले हैं। सामान्यीकरण के स्थानांतरण है, मूल में आदर्श व शून्य होते हैं, इनसे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता रहता है। सातवां है स्योंजनवाद का सिद्धांत है। सातवां क्या है, स्योंजनवाद का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक थोर्नडाइक है। जब समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों के बीच मूल एवं अर्जित स्योंजन का कार्य मानता है, तो ये स्योंजनवाद का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थोर्नडाइक है। स्योंजनवाद का सिद्धांत थोर्नडाइक ने दिया। स्थानांतरण की दशाएं आती है, ये आती है स्थानांतरण की दशाएं। अब स्थानांतरण की दशाएं कौन सी हैं, इस पे अपने चर्चा करते हैं। ये दशाएं हैं ये कौन सी। सीखने का स्थानांतरण सहसा नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जबकि किसी बड़े परिस्थिति का ज्ञान व कौशल हमारे पास नहीं होता, तब पूर्व अर्जित ज्ञान या कौशल का उपयोग विकल्प के रूप में किया जाता है। रेबर्न का कथन है कि स्थानांतरण निश्चित रूपांतर निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि स्थानांतरण पूर्ण रूप से न होकर केवल एक निश्चित मात्रा में होता है, और यह भी उसी समय संभव है जब स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो। ये परिस्थितियां शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सीखने वाले की इच्छा। स्थानांतरण सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। मर्सेल का कथन है कि किसी नई परिस्थिति की अधिगम स्थानांतरण की एक अनिवार्य शर्त है, और अगला आता है सीखने वाले की सामान्य बुद्धि। सीखने वाले की सामान्य बुद्धि, सीखने वाले में कितनी अधिक सामान्य बुद्धि होती है उतना ही अधिक स्थानांतरण करने में वह सफल होता है। गेरेट के अनुसार हाई स्कूल में अध्ययन करने वाले सामान्य बुद्धि के सर्वश्रेष्ठ छात्रों में निम्नतम सामान्य बुद्धि के छात्रों की अपेक्षा स्थानांतरण करने की योग्यता 20 गुना अधिक होती है। सीखने वाले की सामान्यीकरण करने की योग्यता, सीखने वाले की सामान्यीकरण करने की योग्यता, सामान्यीकरण की योग्यता स्थानांतरण की मुख्य शर्त है। सीखने वाले में अपने कार्यों और अनुभवों के सामान्य अध्ययन विधियां। सामान्य अध्ययन विधियां, यदि दो विषयों की अध्ययन विधियां समान है तो स्थानांतरण कुछ सीमा तक संभव है। जो छात्र विज्ञान का अध्ययन करते समय तथ्यों की खोज, प्रमाणों के संकलन और परिणामों की जांच करने की विधियों का प्रयोग करता है, तो वह इतिहास का अध्ययन करते समय अपने इस ज्ञान का थोड़ा बहुत स्थानांतरण अवश्य कर सकता है। भाटिया के शब्दों में जिन विषयों की अध्ययन विधियां समान होती है उनमें थोड़ा व पर वास्तविक स्थानांतरण होता है। अगला सातवां आता है समान विषय वस्तु। सातवां आता है समान विषय वस्तु। यदि दो विषय समान हैं तो स्थानांतरण अत्यधिक होता है।
पर यदि उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं होती है तो स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होता। उदाहरणार्थ गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक योग देता है। इसके विपरीत इंजीनियरिंग का ज्ञान दर्शन शास्त्र के अध्ययन में किसी प्रकार की सहायता नहीं देता है। भाटिया का यह कथन सत्य है कि यदि दो विषय यदि सीखने वाले को स्थानांतरण का प्रशिक्षण दिया गया तो उसमें स्थानांतरण करने की क्षमता का विकास हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि शिक्षक छात्रों को प्रत्येक संभव अवसर व संस्था व्यवस्था ईमानदारी आदि पर महत्व बताता रहता है तो वे अपने सब ब्राह्मणों सब कार्यों में इन गुणों का परिचय देने लगते हैं। इसलिए देखा है कि विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण ही शिक्षा देना। तो ये स्थानांतरण था। इसी के साथ आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने जिस क्लास को पूरा देखा है तो आप इन क्वेश्चनों का आप कभी भी गलत नहीं करोगे और आप अच्छी तैयारी करके एग्जाम में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले और तुरंत आप वीडियो का लाभ उठा सके। बहुत सारी जानकारी आती है उनका आप लाभ उठा सके। यदि आपके जानकार, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बंधु यदि वो किसी प्रकार थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट स्टेट की कर रहे हैं तो उनको आप शेयर जरूर करें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें और एक अच्छे शॉर्ट में नोट्स बना सकें और अच्छी तैयारी इस वीडियो की सहायता से कर सकें। तो आप भी अच्छे प्रकार से वीडियो को देखें, दूसरों को भी बोलें और जो जिनको पता नहीं है उनको आप लिंक शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय